हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका एमएसडी लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इससे पहले मैंने बायो में आपको कोशिका क्या है और कोशिका के अंगों के बारे में चर्चा की थी। आज दोस्तों, इस सीरीज का तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हूं, जिसमें हम जानेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए आइए देखते हैं कोशिका विभाजन क्या है। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। इससे पहले आपको मैं बताता हूँ कोशिका विभाजन क्या है। देखिए, कोशिका विभाजन एक स्वस्थ कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए किसकी खोज किसने की, तो सबसे पहले कोशिका विभाजन की खोज या कोशिका विभाजन को विर्चाऊ महोदय ने देखा था। विर्चाऊ एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिका विभाजन को देखा। ठीक है दोस्तों, अब कोशिका विभाजन है क्या? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। और दोस्तों, यदि वृद्धि विकास करना है, शरीर को वृद्धि देना है, विकास करना है, तो कोशिका का विभाजन होना आवश्यक है। आपने देखा होगा, एक बच्चा होता है, छोटा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी बॉडी में विकास होता है। कोई भी पौधा है, पौधे से पेड़ बनता है, तो जो उसमें विकास हो रहा है, यह विकास कोशिका विभाजन के कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना कोशिका विभाजन के जीव की संकल्पना करना अत्यधिक कठिन है, या आप कह सकते हैं असंभव है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कोशिका विभाजन होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। एक असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें इसी में ही मैं आपको क्लियर करता हूं। असूत्री विभाजन, यहां पे है समसूत्री विभाजन, और यहां पर है देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री का मतलब है जिसमें गुणसूत्र विभाजित नहीं होते, उसे कहा जाता है असूत्री विभाजन। दूसरा है समसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, अर्थात विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन का तात्पर्य है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए एक एक करके समझते हैं असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक कोशिका से उसी के समान, उसी के जैसे दूसरी कोशिका का निर्माण होना ही कहलाता है कोशिका विभाजन। इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, एक कोशिका है, इस कोशिका से ही देखिए अलग होकर एक नई कोशिका बनती है। इसे, जिस कोशिका से विभाजन होता है उसे मात्र कोशिका कहा जाता है, और जिस कोशिका का विभाजन होता है, जो नई कोशिका बनती है, उसे कहा जाता है संतति कोशिका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जिस कोशिका से विभाजन होगा वह मात्र कोशिका कहलाएगी, और जो नई कोशिका बनेगी उसे संतति कोशिका या डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। देखिएगा दोस्तों, यहां पे ध्यान से, यह विभाजन मुख्यतः अविकसित कोशिकाओं में होता है। अविकसित का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। मैंने आपको कोशिका में समझाया था कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अविकसित होता है, इसलिए इसे अविकसित कोशिका भी कहा जाता है, और इस कोशिका में होने वाला विभाजन असूत्री विभाजन कहलाता है। देखिएगा, केंद्रक का विभाजन विखंडन विधि के द्वारा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि असूत्री विभाजन में विखंडन विधि के द्वारा यह विभाजन संपन्न होता है, जिसमें केंद्रक सीधे तौर पर विभाजन होकर 2 भागों में बट जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक मात्र कोशिका मुख्य कोशिका होती है, और उससे विभाजन होता है तो उसी के जैसे एक संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है, जो मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया है।
ये जो विभाजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये विभाजन असूत्री विभाजन है। एक है मात्र कोशिका और उससे बनी है एक संतति कोशिका। ठीक है दोस्तों, एक डायग्राम में आपको और इसे क्लियर करूंगा, आगे देखिएगा। देखिए इसमें अगला पॉइंट है, इसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता, ये आपको याद रखना है, इसमें गुणसूत्र विभाजित नहीं होते। ठीक है दोस्तों, अब देखें, ये अगर बात की जाए कि विभाजन होता किन में है, तो देखिएगा जीवाणु, नील हरित शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ आदि जीवों में असूत्री विभाजन होता है। तो ये तो विभाजन की बहुत ही छोटी प्रोसेस है, बहुत ही छोटा फेज है, तो ये तो समझने में आसान है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं छोटा करता हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये है एक मात्र कोशिका, इसे हम कहेंगे मात्र कोशिका। ठीक है दोस्तों, ये है मात्र कोशिका। अब देखिएगा इसका केंद्रक, अविकसित केंद्रक विभाजित हो रहा है और एक दूसरी कोशिका का निर्माण हो रहा है, जिसे हम कहेंगे संतति कोशिका। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि असूत्री विभाजन में क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद समसूत्री विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं समसूत्री विभाजन। देखिएगा दोस्तों, समसूत्री विभाजन, सबसे पहले बात करते हैं इसके खोजकर्ता की, कि आखिर इसको खोजा किसने। तो देखिएगा 1879 में वॉल्थर फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले समसूत्री विभाजन की खोज की। मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, समसूत्री का तात्पर्य है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद समान होती। ठीक है दोस्तों, यह कायिक कोशिका में होता है, जिसे इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, अब ये कायिक कोशिका क्या है, तो कायिक कोशिका को दैहिक कोशिका भी कहा जा सकता है, जिससे हमारे पूरे शरीर का, स्किन का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में ही होता है, इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहलाता है। अब इसमें देखिएगा एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अभी मैंने असूत्री में कहा था एकमात्र कोशिका थी, उससे विभाजन हुआ और एक संतति कोशिका बन गई, परंतु इसमें मैंने क्या बोला कि एक मात्र कोशिका होगी और उससे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर है दोनों में, असूत्री में और समसूत्री में। असूत्री में गुणसूत्रों का विभाजन नहीं हुआ था, यहां पे गुणसूत्र विभाजित होने के बाद उनकी संख्या समान होगी, मात्र कोशिका में भी, संतति कोशिकाओं में भी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अब इसका लाभ देखिएगा क्या होता है, आखिर इस विभाजन का लाभ क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये जीवों में वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई बच्चा छोटा है उसमें ग्रोथ होती है, बड़ा होता है, कोई पौधा छोटा है एक समय के बाद बड़ा होकर वह पेड़ बन जाता है, तो यह समसूत्री विभाजन के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जीवों में लगे घाव भर जाते हैं, उनका भर जाना, जैसे आपको चोट लग जाए तो आपने देखा होगा कुछ समय के बाद आपके जो घाव होते हैं धीरे धीरे भर जाते हैं, वहां पर नई स्किन आ जाती। तो ये जो विभाजन हो रहा है कोशिका समसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। समसूत्री विभाजन होता है इसलिए लगे हुए घाव भर जाते हैं, उनके आसपास की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उनसे विभाजन होता है और नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसका, अंगों का पुनरुद्भवन होता है। अब आप कहेंगे पुनरुद्भवन क्या है, तो इसको इंग्लिश में रीजेनरेशन कहा जाता है। रीजेनरेशन का मतलब होता है दोस्तों कि कटे हुए या खराब अंगों का वापस से आ जाना। जैसे आपने छिपकली को देखा होगा, छिपकली की यदि पूंछ कट जाए तो कुछ समय के बाद उसकी पूंछ वापस आ जाती, तो उसकी पूंछ का वापस आना समसूत्री विभाजन के कारण ही संभव होता है, अंगों का पुनरुद्भवन होता है। बहुतों की जीभ कट जाती है, कुछ समय के बाद जीभ वापस आ जाती है, तो यह भी समसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए इसे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि आखिर समसूत्री विभाजन होता कैसे। ये देखिए दोस्तों,
इस डायग्राम में एक स्वस्थ मात्र कोशिका है, पेरेंट सेल है, और इसका विभाजन होने के बाद अंत में देखिएगा यहां पर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कोशिका फर्स्ट और कोशिका सेकंड। इन दोनों को हम कहेंगे संतति कोशिका या डॉटर सेल। तो दोस्तों आपने इसमें देखा एक स्वस्थ मात्र कोशिका है जिसका विभाजन इन फेजेस में हो रहा है। इसके बाद आगे चल के इससे दो स्वस्थ संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो समसूत्री विभाजन है ये अचानक से नहीं होता और इसको होने में समय लगता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया के तहत कोशिका विभाजन होता है और अंत में दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो आपने ये संतति कोशिकाएं बनते हुए देखा या समसूत्री विभाजन है, ये कितने फेज में, कितने स्टेप में, कितनी अवस्थाओं में जाकर पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको एक बार में ही ये समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों यहां पर समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं होती हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है? ये 5 अवस्थाओं में होता है। अब ये 5 अवस्थाएं कैसी हैं, कौन-कौन सी, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और हम जानेंगे प्रत्येक अवस्था में कैसे कोशिकाओं का विभाजन होता है या कैसे कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। और डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फेजेस आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले है अंतरावस्था, दूसरी होती है पूर्वावस्था, तीसरी होती है मध्यावस्था और चौथी होती है पश्चावस्था और अंतिम में होती है अंत्यावस्था। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा यहां पास अगर बात की जाए कि समसूत्री विभाजन में समय कितना लगता है तो मैक्सिमम यदि मैं बात करूं कि 24 घंटे में यदि कोशिका का विभाजन हो रहा है तो इस 24 घंटे में 22 से 23 घंटे केवल अंतरावस्था में लग जाते हैं। अब आप कहेंगे अंतरावस्था में होता क्या है, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों। ये आपको फेजेस दिखाई दे रही होंगी। मैंने एक ही डायग्राम में सारी फेजेस को दिखाने का प्रयास किया है जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिएगा यहां पे है आपकी अंतरावस्था, इसे कहा जाता है पूर्वावस्था, इसे कहा जाता है मध्यावस्था ये है पश्चावस्था और ये है अंतिम अंत्यावस्था। और फाइनली यहां पर आप देख पा रहे होंगे सेल डिवीजन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए इन फेजेस को समझते हैं कि आखिर इनमें होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा अंतरावस्था। अंतरावस्था कोशिका विभाजन की सबसे पहली अवस्था है जिसमें कोशिका जिसमें कोशिका विभाजन हेतु तैयार होती है। क्या बोला मैंने? अंतरावस्था कोशिका विभाजन की वह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन हेतु प्रिपेयर होती है या तैयार होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है कि अंतरावस्था जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होगी। इसके बाद अब जब पूर्वावस्था चालू होगा तो यहाँ पे देखिएगा कोशिका विभाजन के चरण में कैसे यह प्रक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों पूर्वावस्था।
इसको मैं पहले समझा दूं, फिर आपको डायग्राम में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहली अवस्था थी अंतरावस्था। इसमें मैंने आपको बताया कि कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। इसके बाद शुरू होती है पूर्वावस्था। दोस्तों, पूर्वावस्था में जो कोशिका होती है, इस कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, बीच में होता है केंद्रक, बाहर यहां पे पाए जाते हैं कोशिकांग। ये कोशिकांग जो होंगे, केंद्रक द्रव्य होगा, केंद्रक द्रव्य होता है गाढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब ये गाढ़ा होगा तो जितने भी कोशिकांग होंगे, इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। पूर्वावस्था में केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव गाढ़ा होने लगता है, जिससे कोशिका के कोशिकांग दिखाई नहीं देते, केवल और केवल हमें दिखाई देता है गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, अब हमें केवल गुणसूत्र दिखाई देंगे, क्योंकि गुणसूत्रों का ही विभाजन होना है, केंद्रक का ही विभाजन होना है। इसलिए प्रथम अवस्था में कोशिका में उपस्थित द्रव गाढ़ा होता है, जिससे बाकी कोशिकांग दिखाई नहीं देते हैं, केवल गुणसूत्र दिखाई देते हैं, और गुणसूत्र आपको साफ दिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, अगली अवस्था होती है मध्यावस्था। दोस्तों, मध्यावस्था में जो गुणसूत्र हमें दिखाई दे रहे हैं, वे केंद्रक में एक श्रेणी में ऐसे आकर खड़े हो जाते हैं। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, गुणसूत्रों की संरचना कुछ ऐसी होती है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बनाकर दिखाया था। यही गुणसूत्र एक सीरीज क्रम में आकर या एक कतार नुमा श्रेणी में आकर लग जाते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये है हमारी कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक। पहली अवस्था में कोशिका तैयार हुई, पूर्वावस्था में लिक्विड गाढ़ा हुआ, जिससे बाकी कोशिकांग दिखने बंद हो गए, केवल हमें गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी अवस्था मध्यावस्था में गुणसूत्र एक कतार में लग जाते हैं, और यहां पर होते हैं सेंट्रोसोम। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोसोम जो होता है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो कोशिका विभाजन में सहायक किस प्रकार से होगा, आज आप उसे देखकर यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, अब मध्यावस्था में ही ये सेंट्रोसोम धागे नुमा संरचना से इस प्रकार से गुणसूत्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि सबसे पहले केंद्रक में सारे गुणसूत्र एक समान कतार में आ गए। उसके बाद सेंट्रोसोम से निकलने वाले धागों ने, देखिए सेंट्रोसोम ने क्या किया, इन क्रोमोसोम के एक एक पॉइंट को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। इस तरह से जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, देखिएगा अगली अवस्था में ये सेंट्रोसोम इन गुणसूत्रों को अलग कर देंगे, और ये गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद देखिएगा अगली अवस्था आएगी आपकी पश्चावस्था। पश्चावस्था में दोस्तों ये जो अलग हुए गुणसूत्र हैं, ये जो आपको गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, ये गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। ध्रुवों का मतलब किनारे, साइड में, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बनाया, ये देखिए ये है ध्रुव, ये है पोल, इन किनारों पर चले जाएंगे। इनके जाने का कारण है दोस्तों, जब ये किनारों पर जाएंगे तभी कोशिका के विभाजन की अगली चरण चालू होगी और कोशिका विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिएगा जब ये अलग अलग हो गए, तब इसके पश्चात आएगी अंत्यावस्था, जिसमें बना हुआ
गुणसूत्र जो अलग हुए हैं ये विभाजित होंगे और यहां से जो कोशिका द्रव है या आप केंद्रक द्रव भी कह सकते हो, ये वापस से विकसित होना शुरू हो जाएगा। और जब ये वापस से विकसित होगा तो ये कोशिका कुछ इस फॉर्म में आकर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये गुणसूत्र क्या होंगे, अलग अलग कोशिकाओं में बट जाएंगे और इस तरह से कोशिका का विभाजन होता है। आइए इस डायग्राम में आपको मैं अब क्लियर समझा देता हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखें दोस्तों, सबसे पहले है अंतरावस्था, जो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। ठीक है, इसके बाद होती है प्रोफेज। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली या फिर कह सकते हैं इसमें भरा हुआ, किसमें, कोशिका में भरा हुआ कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने से बाकी कोशिकांग नहीं दिखाई देते हैं, केवल आपको ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं और यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। सॉरी, क्रोमोसोम नहीं, सेंट्रोसोम दिखाई देंगे और ये है क्रोमोसोम। ये हो गई पहली फेज की अवस्था। अब इसके बाद देखिएगा मेटाफेज में क्या होता है कि ये एक श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, इस तरह सीधे लग जाएंगे जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और इनसे क्रोमोसोम देखिए आकर चिपक जाएंगे इस तरह से ऐसे, और अपनी ओर इनको गुणसूत्रों को आकर्षित करेंगे। और गुणसूत्र जब ये आकर्षित होंगे तो गुणसूत्र टूट जाएंगे, ऐसे टूटकर अलग अलग हो जाएंगे। और टूटने के बाद अगली फेज आएगी, देखिएगा एनाफेज में। देखिएगा क्या हुआ है कि जितने भी क्रोमोसोम हैं ये टूटकर कहां चले गए हैं, अलग अलग होकर ध्रुवों की ओर चले गए हैं, पोल की ओर या ध्रुव की ओर चले गए हैं। और इसके बाद लास्ट अवस्था जो है आपकी, जिसे अंत्यावस्था कहा जाता है, टेलोफेज कहा जाता है, इसमें लिक्विड फिर से भरने लगता है, लिक्विड का विकास फिर से होता है और कोशिका यहां से देखिएगा विभाजित होना शुरू हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा, गुणसूत्र अलग अलग हुए तो गुणसूत्र इसमें भी आए, यहां पे भी आए। अब कोशिका होगी डेवलप, और डेवलप होने के बाद ये क्या होगा, अलग अलग देखिए यहाँ पे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान कैसे होती है और उससे मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, इसके आगे अर्धसूत्री विभाजन की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि अगर इसमें करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको आप देखें, समझें, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होती है मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, जो मैं इसका लास्ट वीडियो लेकर आऊंगा कोशिका का, जिसमें मैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताऊंगा, उस अर्धसूत्री विभाजन के साथ मैं कोशिका के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस हिसाब से कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और इसे देखिए, लाइक कीजिएगा पसंद आया तो। धन्यवाद।